आज हम मौजूद हैं सहारा सिटी में, जो कि लखनऊ में स्थित है। आज हम बात करेंगे समाज के उस तबके की, जिन्होंने अपना पैसा सहारा में निवेश कर रखा है। चाहे वो गरीब तबके के लोग हों, चाहे अमीर तबके के लोग हों, जिनका एक ही प्रश्न आता है कि हमारा पैसा जो हमने निवेश कर रखा है, वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। शायद उन्होंने आपसे भी सवाल पूछा हो कि जो हमने पैसा निवेश किया है, वो मिलेगा, तो कब तक मिलेगा? ये सवाल हम सभी के दिमाग में गूंजता है। आइए जानते हैं हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में। साल 1978 एक कंपनी जिसकी शुरुआत 2000 रुपए से हुई थी। वो कंपनी जिसमें 11 लाख से भी ज्यादा एम्प्लॉय काम करते थे। आखिर ऐसा क्या हुआ और उसके मालिक सलाखों के पीछे पहुंच गए? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सहारा कंपनी की, बात कर रहे हैं सुब्रत राय की। क्या है वो सहारा स्कैम जिसने देश के 13 करोड़ यानी भारत के लगभग 11% आबादी के साथ धोखा किया? सहारा के बारे में कहा जाता है कि यह एक ऐसी कंपनी थी जो इंडियन रेलवे के बाद इंडिया में सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देती थी। और इस कंपनी की शुरुआत हुई गोरखपुर के एक छोटी सी जगह से। शुरुआत में सहारा के मालिक सुब्रत राय अपने स्कूटर पर स्नैक्स बेचने का काम किया करते थे। उसी काम को करने के दौरान उनकी जान पहचान छोटे दुकानदारों, गरीब तबके लोगों और सब्जियां बेचने वालों से हुई। उन्होंने देखा कि कैसे यह लोग हर दिन जो भी कमाते हैं वह सारा पैसा खर्च हो जाता है और इनके लिए कम पैसे में बचत करना कितना मुश्किल है। और यहीं से शुरू होती है सहारा कंपनी। गरीब तबके के लोगों को सहारा देने के लिए सहारा कंपनी की नींव रखी गई। इस कंपनी ने लोगों को सुझाव दिया कि वह हर रोज कुछ रुपया उनके पास जमा कर दे, बाद में सहारा उन्हें अच्छे इंटरेस्ट के साथ पैसे लौटाएगी। लोगों को कंपनी का यह मॉडल बहुत पसंद आया और देखते ही देखते सहारा लोगों का ट्रस्ट जीतने में सफल हो गई। अब इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने वाला हर इन्वेस्टर कई और इन्वेस्टर को भी इस ग्रुप में जोड़ता गया और इस तरह कंपनी स्पीड से सहारा से 13 करोड़ लोग जुड़ गए। सुब्रत राय अपनी कंपनी से जुड़े सारे लोगों को अपना परिवार कहते थे और समाज को बेहतर बनाने में हर तरह से अपना योगदान दिया करते थे। चाहे वह गरीब लड़कियों की शादी कराना हुआ या फिर अल्कोहल फ्री एनवायरनमेंट बनाने की खातिर जगह जगह पर कैंपेन चलाना हुआ, इन सभी कदमों से उन्होंने गरीब परिवार से लेकर मिडिल क्लास तक हर किसी के बीच एक पॉजिटिव इमेज बना ली और वह भारत के सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले लोगों में से एक बन गए थे। सिर्फ 2000 रुपए में शुरू होने वाला एक छोटा सा बिजनेस फाइनेंस, रियल स्टोरी, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, हॉस्पिटलिटी, रिटेल इंफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी से लेकर कई सारे और सेक्टर तक फैल गई। सहारा ने अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में 4400 करोड़ खर्च करके दो बेहद लग्जरियस होटल न्यूयॉर्क प्लाजा और ड्रीम न्यूयॉर्क खरीदे, जो आज भी दुनिया के सबसे पॉपुलर होटल्स में से एक हैं। इसके अलावा सुब्रत राय के पास मुंबई के वर्सोवा में 106 एकड़ जमीन, लखनऊ में 191 एकड़ और देश के 10 अलग अलग शहरों में 764 एकड़ जमीन हो गई थी। इसके साथ ही उन्होंने खुद की एक आईपीएल टीम पुणे वॉरियर्स भी बनाई और इंडियन क्रिकेट टीम के साथ साथ इंडियन हॉकी टीम को भी कई सालों तक स्पॉन्सर करते रहे। लेकिन इन सब में जो चीज सबसे ज्यादा हैरान करने वाली थी वह इनकी सहारा सिटी। जी हाँ, इन्होंने एक पूरा शहर ही बना दिया था। इसमें हर तरह की लग्जरी सुविधाएं मौजूद थी, जैसे क्रिकेट स्टेडियम, हेलीपैड, गोल्फ कोर्स, 11 किलोमीटर की एक लेक, 124 सीटर सिनेमा थिएटर के साथ साथ हिल सेंटर और कई सारे पेट्रोल पंप। लगभग हर तरह की सुविधाएं जो एक बेहतरीन और डेवलप सिटी में होने चाहिए वह सहारा सिटी में मौजूद थी। इसके अलावा सुब्रत राय ने मुंबई से मात्र 2 घंटे की दूरी पर अंबे वैली सिटी नाम की एक टाउनशिप भी डेवलप, जो कि 10,600 एकड़ में फैली हुई थी और इस टाउन में करीब 800 ऐसे लग्जरी बंगले हैं जिनकी कीमत 5 से लेकर 20 करोड़ के बीच में है। 1300 यार्ड्स के एयरपोर्ट और मूवी हॉल के जैसे कई तरह की हाई क्लास फैसिलिटी इस टाउनशिप में उपलब्ध कराई गई थी। उस टाइम सुब्रत राय बड़े बड़े पॉलिटिशियन, फिल्म स्टार और देश के पॉपुलर लोगों के बीच काफी फेमस थे और उनसे काफी अच्छे रिलेशन हुआ करते थे, इसलिए इस अंपायर को खड़ा करने में उनका भी काफी सपोर्ट मिला। लेकिन फिर सहारा पर पहली बार मुसीबत साल 1996 में आई, जब एक इनकम टैक्स ऑफिसर की नजर इस ग्रुप पर पड़ी और उसने कंपनी में आने वाले हर पैसे का हिसाब मांगना शुरू कर दिया। उस समय सुब्रत राय ने कुछ फेमस नेताओं का नाम लिया और कहा कि कंपनी में पैसे इन्हीं लोगों के थ्रू आते हैं।
अब अपना नाम आने पर नेताओं को एक्सपोज होने का डर होने लगा, इसलिए इस इनकम टैक्स ऑफिसर का ही ट्रांसफर करा दिया गया। इस तरह से सहारा पर आया पहला खतरा टल गया और कंपनी वापस पहले की तरह काम करने लगी। हालांकि आगे चलकर एक टाइम ऐसा भी आया जब मार्केट सैचुरेट हो गई और अब सहारा में इन्वेस्ट करने वाले लोगों की संख्या एक जगह पर जाकर थम सी गई, क्योंकि जो लोग सहारा में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्ट रखते थे उनकी संख्या लगभग पूरी हो चुकी थी। यहां से कुछ लोग ज्यादा होने लगे जिन्हें अपने इन्वेस्ट किए हुए पैसे निकालने थे। इस तरह थोड़े ही समय में कंपनी पैसे की तंगी से गुजरने लगी। अब ऐसे में इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए सुब्रत राय ने कंपनी का आईपीओ लाने के बारे में सोचा और बस यहीं से कंपनी और सुब्रत राय के बुरे दिन शुरू हो गए। 30 सितंबर 2009 को उनकी कंपनी ने अपने आईपीओ के लिए सेबी में डीआरएचपी दाखिल किया। डीआरएचपी को आसान भाषा में समझें तो कंपनी का बायोडाटा होता है, जिसमें कंपनी से जुड़ी सारी जानकारियां दर्ज होती, जिसकी जांच के बाद अगर सब कुछ ठीक रहा तो सेबी कंपनी को आईपीओ लाने का परमिशन देती है। अब जब सेबी ने सहारा के डीआरएचपी को पढ़ा तो सेबी की दो कंपनियां सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पैसे जुटाने की प्रोसेस में कुछ गड़बड़ी दिखाई दी। और इसी दौरान 25 दिसंबर 2009 और 4 जनवरी 2010 को सेबी को 2 शिकायतें भी मिली, जिसमें बताया गया कि सहारा गलत तरीके से लोगों से पैसे जुटा रही है। और इन शिकायतों से सेबी का शक और बढ़ गया। उसने इन दोनों कंपनियों की जांच शुरू कर दी। सेबी ने अपनी जांच में पाया कि इन दोनों कंपनियों ने ओएफसीडी के जरिए 2 से 2.5 करोड़ इन्वेस्टर के लगभग 24,000 करोड़ रुपए लिए हैं। अब आसान भाषा में ओएफसीडी को समझें तो एक तरह का डेबिट सिक्योरिटी होता है, जिसमें पीरियड खत्म होने के बाद इन्वेस्टर को एक ऑप्शन दिया जाता है कि अगर वह चाहे तो अपने पूरे पैसे इंटरेस्ट के साथ वापस ले सकते हैं, फिर उन पैसों से कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं। जिसके बाद सेबी ने सहारा के इन दोनों कंपनियों का इन्वेस्टर के पैसे 15% इंटरेस्ट के साथ वापस करने का आदेश दिया। लेकिन सहारा इस ऑर्डर को इनकार करते हुए सेबी की शिकायत करने इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गए। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी सेबी के ही फैसले का समर्थन किया और सहारा को सारे इन्वेस्टर के पैसे लौटाने को कहा। अब हाईकोर्ट से भी राहत न मिलने पर सहारा को सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाना पड़ा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सहारा से उनके जुटाए गए फंड के सोर्स के बारे में सबूत मांगे तो फिर सहारा सुप्रीम कोर्ट को भी कोई सटीक जवाब नहीं दे पाए। जिसके बाद अगस्त 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने उनके दोनों कंपनियों को सेबी के साथ मिलकर इन्वेस्टर का पैसा 3 महीने के अंदर 15% इंटरेस्ट के साथ चुकाने के लिए कहा और साथ ही यह भी कहा कि सहारा सारे इन्वेस्टर की जानकारी सेबी को दे। जिसके बाद सहारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए 127 ट्रक से भरे कागज लेकर सेबी के ऑफिस पहुंच गया, जिसमें सारे इन्वेस्टर की जानकारी मौजूद थी। लेकिन इन 500 में से भी सभी इन्वेस्टर की जानकारी नहीं थी। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट और उससे भी दोनों ही इस तरह के मामले को मनी लॉन्ड्रिंग की तरह लेने लगे और इसके बाद सहारा को 3 महीने के अंदर अंदर 3 इंस्टॉलमेंट में 15% इंटरेस्ट के साथ सारे पैसे से भी देने थे। पर कंपनी ने 5120 करोड़ रुपए की अपनी पहली किस्त जमा कर दी, लेकिन बाकी का इंस्टॉलमेंट जमा करने में नाकाम रहे। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने सहारा इंडिया के बैंक अकाउंट और एसेट्स को फ्रीज कर दिया। 26 जनवरी 2014 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सहारा ग्रुप के चेयरमैन सुब्रत राय को भी गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि मई 2016 में उनकी मां की मृत्यु हो गई, जिसकी वजह से वह पैरोल पर बाहर निकल कर आए और उसके बाद से आज तक बाहर हैं। अब सहारा के द्वारा पहले इंस्टॉलमेंट में जमा किए गए 5120 करोड़ रुपए में से भी सहारा इंडिया के इन्वेस्टर को अब तक सिर्फ 138 करोड़ रुपए ही लौटा पाया है और बाकी के पैसे अभी तक कई सालों से सेबी के पास जमा हैं। अब सेबी इन्वेस्टर को उनके पैसे क्यों नहीं लौटा रहा है? शायद इसके पीछे की वजह यह है कि डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड में इन्वेस्टर्स का डाटा ट्रेस नहीं हो पा रहा है। अब हालात यह है कि ना ही सेबी इन्वेस्टर्स को पैसे लौटा पा रही है और ना ही सहारा बाकी के पैसे और सेबी को डॉक्यूमेंट दे रहा है। अब सहारा ग्रुप का कहना है कि उसने सेबी को 22,000 करोड़ रुपए जमा कर दिया है, लेकिन सेबी कहता है कि सहारा के द्वारा लौटाए गए पैसे से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट उनके पास नहीं है और इस तरह से सारा मामला बीच में ही लटका पड़ा है। अब देखना यह है कि सरकार सहारा के बेसहारा इन्वेस्टर के हित में कोई ठोस कदम उठा पाती है या फिर नहीं। वैसे आप इस स्कैम के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। तो आपने देखी हमारी ये रिपोर्ट। अब आपको क्या लगता है कि सहारा और सेबी मिलकर के निवेशकों के पैसे को लौटाएंगे या फिर सरकार उन पैसों को लौटाने के लिए कोई नया कानून लेकर के आएगी? तो हम अगले सप्ताह आपसे फिर मिलेंगे एक नए स्टोरी के साथ या एक नए स्कैम के साथ। देखते रहिए ATN Live 24।